Welcome back to the lecture and we are starting chemistry class 10। और सबसे पहले मैंने चैप्टर 5 क्यों चुना, इसमें ना हिस्ट्री दे रखी है। तो पहले अपन हिस्ट्री पे जाते हैं कि कैसे मतलब पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसे आया, क्या थ्योरीज थी। तो पहले अपन थोड़ा बेसिक समझते हैं तो आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा। आज एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स जो है वो हमें नोन है। 118 एलिमेंट्स में से 94 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। इस फिगर में बहुत आपको एक ट्रेजर मैप दिया है, ओल्ड मैप है, आप उसको टुकड़े टुकड़े करके जोड़ रहे हो, देख रहे हो। इट इज़ वेरी केओटिक, मतलब बहुत ज़्यादा झमेला है इसमें। ठीक है, केमिस्ट्री भी ऐसी झमेला थी पहले के टाइम, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स थे, हमें नहीं पता कि कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, सब बिखरा हुआ सा था। कैसा होता है कि पूरा सामान आपकी उसमें डेस्क पे बिखरा हुआ है, आपको नहीं समझ आता कौन सी बुक्स उठाएं क्या उठाएं। अब आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ साबुन अलग से रखे, साबुन में भी कपड़े धोने वाले साबुन अलग रखे हैं और नॉर्मल जो हाथ धोने वाले साबुन है, कपड़े धोने वाले हैं, नहाने वाले साबुन, सब अलग अलग रखे हुए हैं। तो ये कितना ईजी हो जाता है कि कोई भी आए और बोले कि यार मुझे तो ये चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये इतना आसान हो जाता है। ऐसे ही एलिमेंट्स बहुत सारे जो नोन थे, उनमें से कुछ मेटल्स भी थे, कुछ नॉन मेटल्स भी थे। ठीक है, अब सबसे पहले आए डोबरिनर्स ट्रायड्स। ट्रायड्स मतलब कि तीन। डोबरिनर्स ट्रायड 1817 में जॉन वॉल्फगैंग डोबरिनर करके एक जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने जो भी उन्होंने ना ट्रायड दिया था, ये वाला टेबल में अगर अपन देखेंगे तो उस वक्त बस इतने ही एलिमेंट्स नोन थे, तो उन्होंने उसको अरेंज कर लिया। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक को एक में रखा, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम को उन्होंने एक में रखा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को उन्होंने एक में रखा अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो सेकंड वाले का एवरेज होता है। जैसे कि क्लोरीन का अगर अपन देखें तो एटॉमिक मास क्या है ये, और आयोडीन का क्या है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, और आप इसे कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, तो इसका एवरेज सम वॉट 80 के इक्वलेंट आएगा, जो कि इक्वल है ब्रोमाइड के। ऐसे आप कैल्शियम और बेरियम के साथ भी करो। कैल्शियम का है 40.1 प्लस बेरियम का 137.3, इसको एवरेज करो, अप्रॉक्सीमेटली 88 आएगा। और ऐसे ही नाइट्रोजन और आर्सेनिक का अगर आप करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, 30 या 31 के इक्विवेलेंट आएगा, जो कि फॉस्फोरस के इक्विवेलेंट है। तो इन्होंने यही कहा, इन्होंने उस ग्रुप्स को ट्रायड्स बोला, मतलब कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक ग्रुप ए है, मतलब ये ट्रायड बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, ट्रायड, इसलिए डोबरिनर्स ट्रायड। और इसको इन्होंने कैसे अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ओके, तो इन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप में और जो थर्ड एलिमेंट है उसका अगर हम एवरेज करते हैं तो सेकंड का जो एटॉमिक मास है वो हमें मिलता है। इस तरीके से उन्होंने किया, बट इसकी एक लिमिटेशन है। इसमें क्या लिमिटेशन है, डोबरिनर्स को उस टाइम पे सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स पता थे, तो उन्होंने उसको फिट कर दिया। बाद में जब और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, ये सही नहीं पाया गया, तो डोबरिनर्स ट्रायड फिर ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाया, ये उसकी लिमिटेशन थी। अब डोबरिनर्स के बारे में है, 1780 में जन्म हुआ, 1849 में इनकी डेथ हुई है, और फार्मासिस्ट थे मंचबर्ग जर्मनी में, और इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी थी स्ट्रेसबर्ग से। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, नॉट गुड एट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। एंड ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मेसी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। डोबरिनर ही ऐसा इंसान था जिसने पहला ऑब्जर्वेशन बनाया था प्लैटिनम पे एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, और फिर उसने ट्रायड थ्योरी बनाई, जिसको हमने लेटर ऑन डोबरिनर्स ट्रायड बोला था। फिर आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर एक 1866 में जॉन न्यूलैंड्स करके एक इंग्लिश साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने किया। तो सबसे जो लोएस्ट एटॉमिक मास किसका था, हाइड्रोजन का था, और जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास था थोरियम का था।
तो इन्होंने स्टार्ट किया किससे, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम पे इन्होंने एंड करा अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। अभी हम सिर्फ एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही इन लोगों ने किया, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा कि जब ये अरेंज कर रहे थे, जैसे इन्होंने अरेंज किया 1 2 3 4 5 6 7, तो जब ये ऐसे अरेंज कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, वो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, ऐसे ही इक्वल हो रहा था। 9th एलिमेंट, 10th, 11th, 12th, 13, 14 के बाद वापस 15 वो इसी एलिमेंट पे आ रहा था। तो इन्होंने बोला कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक अलग से ग्रुप बना दिया, ठीक है, इसको अलग से एक इनका ग्रुप बना दिया, ऐसे इसके साथ किया, ऐसे इसके साथ किया, ऐसे ही इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ किया। और फिर उन्होंने देखा कि ये तो मतलब 8 का पेयर बना रहा है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या, ये हो गया सा रे ग म प ध नी और वापस से सा, मतलब सा रे ग म प ध नी और वापस से सा, एट्थ एलिमेंट। और इंग्लिश में मतलब बाहर यूरोपियन में इसको, वेस्ट में इस नोटेशंस को क्या बोला जाता है, डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है, सा रे ग म प ध नी सा। तो इन ये जो म्यूजिक में इसको ऑक्टेव बोलते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी इस यूनिवर्स में अभी तक एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वेदर इट इज नॉन मेटल्स और मेटल्स, इट इज प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव उसका नाम दिया गया। अब इस ऑक्टेव में क्या था ना कि जैसे लिथियम और सोडियम है उसको एक जगह पर रखा, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है उसको एक जगह पर रखा। देखो लिथियम सोडियम एक जगह पर है, बेरिलियम मैग्नीशियम एक जगह पर है। कुछ हद तक सही था ये, बट इसने क्या किया ना, इसके लिमिटेशंस में बताती हूँ क्या है। अब देखो यहाँ देखो कोबाल्ट और निकल को, कोबाल्ट निकल अभी आपको पता है कि इट इज अ मेटल, बट फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड क्या है, आपको पता है दैट दे आर नॉन मेटल्स, दे आर हेलाइड्स, हेलाइड्स हैं ये, क्या है, नॉन मेटल या हेलाइड्स है। तो अब इसको कोबाल्ट और निकल को भी इन्हीं के ग्रुप में डाल दिया। और अब आयरन देखो, इधर आयरन इधर है, ये मेटल है, और मेटल कोबाल्ट निकल और आयरन की प्रॉपर्टी सेम है, इनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, समझ रहे हो। तो ये इसका एक लिमिटेशन था। और फिर लेटर ऑन क्या हुआ ना कि और जब नए एलिमेंट्स आना चालू हुए इस ग्रुप में, तो उसने कहीं पे भी रैंडमली पुट करना चालू कर दिया। नोबल गैस आए आगे चल के, तो ये पूरी तरीके से इररिलेवेंट कहलाया गया, क्योंकि नोबल गैस को आप कहाँ रखोगे, उस टाइम पे 56 ही प्रेजेंट थे, तो उसने डाल दिए 56। फिर धीरे धीरे लेटर ऑन है ना, और ज़्यादा जब एलिमेंट्स आने लगे तो उसने एक साथ, जैसे कोबाल्ट निकल को एक साथ डाल दिया, आयरन अलग है, तो ऐसे करके इन्होंने घचड़म पचड़म कर दी। अब उसके बाद मेंडलीव, बहुत ज़्यादा क्योस हो रहा था, क्या सही है क्या नहीं है, पजल कैसे सॉल्व करें। तब आए हमारे मेंडलीव। मेंडलीव के बारे में बताया गया है, इनका नाम है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, रशियन केमिस्ट हैं ये। मित्री या दिमित्री या जो भी बोल सकते हैं, आई एम वेरी बैड इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, सो यू हैव टू डील विद इट, ओके। बट कॉन्सेप्ट गलत नहीं होने दूंगी तुम्हारा, इतना है। ही वॉज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाउ, देखो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन द पीरियोडिक टेबल एंड हाउ, बिकॉज इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास नहीं लिया, पहले लोगों ने क्या लिया, एटॉमिक मास लिया था। इन्होंने क्या किया, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है उसकी, उसको भी इन्होंने अकाउंटेबल लिया था। इनके अपन पहले स्टोरीज देख लेते हैं, उसके बाद मैं इनके बारे में बताती हूँ। इनके बारे में पहले अपन अंदर से जान लेते हैं। ये 1834 में इनका जन्म हुआ था, 1907 में इनकी डेथ हुई थी। और ये टेबोल्स्क जो वेस्टर्न साइबेरिया है रशिया में मतलब जन्मे थे ये 8 फरवरी 1834 में। ये यूनिवर्सिटी गए, उस टाइम पे उनकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और ये यूनिवर्सिटी में गए, तो इन्होंने जितने भी अपने वर्क है वो अपनी मदर को डेडिकेट किया। और उन्होंने कहा कि मेरी मदर जो है वो चाहती थी कि साइंस की मदद से हम सुपरस्टिशन से ऊपर उठ सकते हैं, हम जो भी वॉयलेंस चल रहा है, मारधाड़ है, उन सब से हम ऊपर उठ सकते हैं, और हम लव जो है उसको फैला सकते हैं, और जो भी सच्चाई है उसको हम अनकवर कर सकते हैं, उसको हम उजागर कर सकते हैं।
तो इन्होंने जितने भी वर्क था अपनी मम्मी को इन्होंने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि इनकी मम्मी ने बहुत काम किया, इनको यूनिवर्सिटी पे पढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। और जब ये स्ट्रगल हो गया था इनकी मम्मी का, ये मम्मी इनकी जगह जगह इनके साथ घूमती थी, जाती थी इनके वर्क प्लेस पर। इन्होंने जो फाउंडेशन एक दिया है, इन्होंने ही फाउंडेशन दिया है फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। सबसे पहले इनकी बुद्धि देखना, 63 एलिमेंट्स नोन थे, इनको पता था। इन्होंने क्या किया ना, 63 कार्ड्स लिए, 63 कार्ड्स लिए और हर कार्ड में हर एलिमेंट के बारे में उसका एटॉमिक मास लिखा, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। और मेनली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से ये था कि जो भी अधिकतर इन्होंने देखा जितने भी एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो उसकी मदद से इन्होंने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्टिक करते रहे। ठीक है, इन्होंने चिपकाना चालू किया दीवार पे। तो इन्होंने देखा कि कुछ कुछ जो हैं वो, जैसे कि ये इनकी टेबल बनी थी। ठीक है, तो ये टेबल बनी थी, तो ये आर जो है ना बेटा, इधर ये आर जो है, दिस इज एलिमेंट जो इस ग्रुप इसमें है। जो ये वर्टिकल थे इसको इन्होंने ग्रुप बोला, और जो हॉरिजॉन्टल था उसको इन्होंने पीरियड्स बोला। ये इन्होंने ग्रुप्स बोला, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल थे इसको इन्होंने पीरियड्स बोला। यहाँ पर आर जो है इट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो इनके ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे, ये, और इनके हाइड्राइड्स कैसे बनेंगे, ये, इन सब के ऐसे। ठीक है, अब ये जैसे कार्बन ले लिया, यहाँ पर आर इज कार्बन, इसको हमने कार्बन ले लिया इस आर को, फोर्थ ग्रुप के। तो अब ये क्या हो गया, इसके कैसे बनेगा ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका मिथेन बनेगा, हाइड्राइड। ठीक है, ऐसे सिलिकॉन भी करेगा। ठीक है, ये सारे ये जो भी इसमें है ना ग्रुप्स में, सेम ग्रुप में जो आते हैं वो सब सेम हाइड्राइड और ऑक्साइड्स बनाएंगे। ये इनका इन्होंने बताया। अब इसके अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस दोनों चीज़ है, अचीवमेंट भी है और लिमिटेशन भी है, उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। कोबाल्ट है, उसकी 58.9, जैसे ये कोबाल्ट है इसकी 58.9 एटॉमिक मास है और निकल का 58 है, तो ज़्यादा किसका है, कोबाल्ट का, पर आगे कौन है, कोबाल्ट है। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने रैंडम ऐसे करे कि जिनके ज़्यादा एटॉमिक मास हैं वो ग्रुप में आगे हैं, देन आएंगे छोटे एटॉमिक मास वाले, इनका एटॉमिक मास छोटा है, देन द कोबाल्ट। बट फिर भी इन्होंने ऐसा किया। अच्छा, एक चीज़ और है, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये चीज़ है ना ध्यान रखना, ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। क्योंकि आपने हाइड्रोजन से लेकर यहाँ तक आपने एलिमेंट्स ढूंढे, फिर वापस से यहाँ आ गए, फिर वापस से आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पहले अपन ने डोब्रिनर्स ट्रायड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमने जो पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने लगाया। बट जब इन्होंने ये चीज़ करी, 63 एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्होंने लगाया, तो इन्होंने ये देखा कि कुछ जिनके एटॉमिक मासेस ज़्यादा हैं वो भी आगे हैं और जिनके कम एटॉमिक मास है वो भी पीछे हैं। मतलब एटॉमिक मासेस जो है उनके हिसाब से इन्होंने पूरी तरीके से नहीं किया, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखा। इसमें एक चीज़ ये भी अच्छी थी, इन फ्यूचर इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इन फ्यूचर बहुत सारे एलिमेंट्स अभी तक खोजे नहीं गए हैं और इन फ्यूचर बहुत सारे एलिमेंट्स खोजे जाएंगे, तो उनके लिए भी इन्होंने एक अलग से जगह बनाई थी, जिनको इन्होंने संस्कृत से प्रीफिक्स दिया था एका, मतलब एक। जैसे कि अब मान लो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, जैसे ये रहा स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि और एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक है, और नीचे नीचे और हो सकते हैं सेम ग्रुप में, इन्होंने उसको एका बोला। जैसे एका बोरॉन जो है, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। तो एका एल्यूमिनियम कौन था, गैलियम निकला बाद में, ठीक है, जिसका सेम इन्होंने प्रिडिक्ट पहले से ही कर लिया था, इन्होंने प्रिडिक्शन दे दिया था।
तो इससे इनको और ज़्यादा हमने मान लिया कि यार ये बहुत ही बोल्ड सबूत हो गया कि यार नहीं, ये बिल्कुल ही सही है। तो हमने कन्विंसिंग एविडेंस हो गया था फिर तो ये। इन फ्यूचर क्या है ना, नोबल गैसेस भी आए इन फ्यूचर, नियॉन और ये सारी चीज़ें। तो अब क्या हुआ ना कि उनके लिए पूरा है ना, हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एक अलग से ग्रुप बना लिया, 18th उसको हमने ग्रुप बोल दिया था। नोबल गैस जब आई तब तो उसकी खोज नहीं हो पाई थी, बाद में खोज हुई, तो उसके लिए हमने एक अलग ग्रुप बना दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप। तो ये मेंडलीव की खासियत ही अचीव किया था। अब लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन जो है इसको इन्होंने कोई ग्रुप फिक्स नहीं कर पाए थे। क्लोराइड के जैसे जो क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्साइड के साथ बना रहा है, सल्फाइड के साथ बना रहा है, वैसे हाइड्रोजन भी बनाता है। मतलब बहुत सारे अल्कली मेटल्स के हिसाब से हाइड्रोजन जो है वो बनाता है, ठीक है, बॉन्ड बनाता है। तो मतलब कि जैसे हेलोजन ऐसे प्रेजेंट है डाई एटॉमिक, वैसे ही हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो मतलब ये अल्कली का भी, मेटल के भी कैरेक्टर शो करता है, नॉन मेटल के भी शो करता है। तो हम हाइड्रोजन को है ना स्पेसिफिक ये प्रोवाइड कर नहीं पाए थे, जो कि आज भी नहीं कर पाए, इसलिए हमने हाइड्रोजन को अलग ही कर रखा है। अब इन्होंने कोई एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं दिया था हाइड्रोजन का, ये पहला लिमिटेशन था इनका, ठीक है, इन्होंने लिखा है फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड, आइसोटोप्स, मतलब कि क्लोराइड का यहाँ देखो, क्लोराइड एक 35 है और क्लोराइड 37 आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब कि इनका एटॉमिक मासेस अलग है, तो उसको इन्होंने स्पेसिफिक है ना वहाँ पर नहीं ये कर पाए थे उस ग्रुप के अंदर, ये उसको अलग से कोई जगह पोजीशन नहीं दे पाया था आइसोटोप की। तो ये सेकंड लिमिटेशन था। यहाँ अपन ने यहाँ देखा था कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है, 58.9 है, और निकल का क्या है, 58.71। अब ऐसे आप देखो यहाँ 88.9, 191.22, तो आप क्या इसके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं आप वो बता सकते हो? एटॉमिक मास को देखकर क्या आप बता सकते हो कि इसके बीच में और कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स नहीं आएंगे, क्या है? तो उसका प्रेडिक्शन हम नहीं दे सकते हैं, बट हम नए उसमें हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? ये एटॉमिक नंबर है इनका, 26 के बाद 27 आया, फिर 28 आया, 29 आया, 30 आया, 31, 32, 33, 34, एंड एग्जैक्ट ये इनके एटॉमिक नंबर है। तो हम एटॉमिक मास को देखकर हम कितने एलिमेंट्स और बच रहे हैं वो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन था इसका, ठीक है। तो दीज वर द लिमिटेशंस। और देखो जो मैंने समझाया ना उसके हिसाब से अगर ये क्वेश्चंस आप करोगे तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बारे में ऑक्साइड्स पूछा है, फॉर्मूला, तो अभी ये जो भी पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम, ये जहाँ जहाँ है ना ये देख लेना, इन सब के ये इसमें पुट कर देना जहाँ जहाँ वो एलिमेंट्स हैं, और ये खुद बनाना आप लोग एक्सरसाइज। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में हेनरी मोसले ने दिया था, और इन्होंने स्ट्रेंथन किया एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे। और इन्होंने एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जेड से, जी से अपन बोल सकते हैं। और इन्होंने ये बताया कि एटॉमिक नंबर जो है वो और ज़्यादा अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताता है किसी भी एलिमेंट की रादर देन द एटॉमिक मास। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, जो कि ज़्यादा प्रिसाइज है। एटॉमिक नंबर ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो घूम रहे हैं एक एटम में, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये बताता है। और इसमें ये बात भी बहुत अच्छी है कि जैसे ही अगर जैसे ये हो गया लिथियम, ठीक है, इसके आगे हो गया आप क्या, तो जैसे ही आप इधर जाओगे तो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी बहुत प्रिसाइजली बताता है कि नेक्स्ट टेबल में उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत प्रिसाइजली बताता है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा या जो ऑलरेडी प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी क्या कैसी क्या प्रॉपर्टी है। अब देखो इसको लर्न करने का एक तरीका बताती हूँ। सॉरी, ये लिथियम के साथ है ना बेरिलियम आएगा, ओके। देखो हाइड्रोजन को इन्होंने अलग ही दे रखा है, बिल्कुल किसी में भी ऐड नहीं किया है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये आपको दिख रहा है, ये लाइन, ये ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक लाइन जो है ये डिवाइड करती है दिस इज मेटल्स एंड दिस इज नॉन मेटल्स। तो ये डिवाइड कर रही है मेटल्स को नॉन मेटल्स से। ये जो पिंक आपको शेड दिख रहा है, ये पिंक, ये जितने भी पिंक पिंक हैं दे आर सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स। ये देखो ये दे रखा है सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स, ठीक है। क्यों मेटल्स या मेटेलॉइड्स? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है आदि मेटल्स की जैसी शो करते हैं,
अब देखो, लिथियम हाइड्रोजन जो है 1, फिर 2 हीलियम आ गया, ये नोबल गैसेस है। ये कितनी है? नोबल गैसेस, बाद में आई तो इनको 18th ग्रुप में रख दिया गया था। फिर ये है आपका 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इसमें क्या है ना कि ये इनका एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इसके शेल्स में है। इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स बोला गया है, मतलब कि 18 ग्रुप्स हैं। कितने हैं? 18 ग्रुप्स। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ग्रुप्स हैं। ओके, अब इसमें 7, 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये पीरियड्स हैं। ओके, सो दीज आर पीरियड्स एंड दीज आर ग्रुप्स। ग्रुप्स पीरियड्स का मतलब पता चल गया, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स पता चल गए। ओके, अब इसको रटना कैसे है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे रटना है। मैंने कैसे रटा था, इसकी बहुत निमोनिक्स है। तो इसके लिए आप बोलोगे हा, ली, ना, की, रब, से में ये आएगा से, फरियाद। हालिना नाम है, हलीना नाम है किसी का, उसकी रब से फरियाद है, तो हालिना की रब से फरियाद। अब यहाँ पर बेटा जो है, बेटा अपने पापा से कार मांग रहा है, ठीक है, तो बेटा मांगे कार, पर पापा क्या कह रहे हैं कि स्कूटर, स्कूटर चाहिए, तो स्कूटर, बाप रोए, ठीक है, रोए, तो स्कूटर बाप रोए। ये दो चीज पता चल गई। ये आपको, ये मेन है आपका इम्पोर्टेंट, ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ये जो है ना आपसे कोई भी मेनली ये पूछेगा नहीं, पर अपन जो मेन है वो अपन पढ़ते हैं। ये हो गया हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। अब इसमें आप सब्जी पे आ जाओ, भिंडी, आलू, गोभी, भिंडी, आलू, गोभी इन थैली। ये भी इतना कोई पूछेगा नहीं, पर थैली से ये याद रखना, भिंडी, आलू, गोभी इन थैली। अब ये शशि नाम का एक इंसान है, शशि के, ये तोतला बोलता है, तो शशि के नहीं बोलते, वो गे बोलते हैं, शशि गे। संत जो है उनके, उसको वो प्रभु मानता है। क्या मानता है? शशि के संत प्रभु मानता है उनको, तो शशि के संत प्रभु, ये हो गया इसका कार्बन का, शशि के संत प्रभु। इसको याद करो। नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हम मना कर रहे हैं कि नहीं ये भिखारी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान को सब भिखारी बोलते हैं ना, नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भिखारी नहीं है, तो हम मना कर रहे हैं, नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भिखारी नहीं, ठीक है। तो ये नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भिखारी, तो हम नहीं आगे लगा रहे हैं। ओके, अब आगे, अब ये है, अब आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो, आपके फ्रेंड जो है उन्होंने आपको है ना परेशान किया, तो अब आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो उसी से टीपो। अब वो आपका फ्रेंड बोल रहा है मुझे चीटिंग करा दे, तो अब आप बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, उससे टीपो, उससे तुम बात करते हो, उससे दोस्ती कर रहे हो ना, तो उससी, एक सेकेंड, उससे से टीपो, उसी से टीपो, ठीक है। और ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड के लिए मेरे को है ना कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक्चुअल में मैंने क्या करा था ना, मैं बताती हूँ।
मैंने इसको ऐसे पढ़ा था, लेटर होता है ना अपना लेटर, तो मुझे लेटर आता है, आई नो द लेटर, क्या आए। अब मुझे ए बी सी डी नहीं, मुझे ए मैं भूल गई, तो बी सी डी ई एफ, अब एफ, बीच में मैं लेटर भूल गई, तो आई, यहाँ से मैं नीचे से मैंने याद किया था, आई नो द लेटर, राइट, बी सी एफ, तो दिस इज ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये थोड़े इजी पड़ जाते हैं ना इसलिए। तो ये निमोनिक से याद रखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी चीज़ें जो हैं, जेनॉन, ये एक लेवल तक याद रखना, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कि ही मतलब वो नहीं आ रहा, वो नहीं, ही नी नहीं आ रहा, ठीक है, ही नहीं आ रहा, और क्रिप्टॉन आपको याद ही रहेगा। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ग्रुप में देखते हो, जैसे अगर आप 17th ग्रुप को देखो, तो इस 17th ग्रुप में अगर आप देखोगे तो इनमें आपको हर चीज़ कॉमन मिलेगी, और उसमें से एक कॉमन चीज़ है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉमन मिलेंगे आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे, जैसे के एल एम एंड सो ऑन, तो लास्ट में आपको सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल एम एन में क्या होता है, 2 n की पावर, सॉरी 2 n की पावर स्क्वायर होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। n इसमें शेल है, नंबर ऑफ शेल, जैसे कि के पहला शेल है, फर्स्ट शेल, l इज द सेकेंड शेल, m इज द थर्ड शेल, m के बाद क्या आएगा n, के एल एम एन, m n इज द फोर्थ शेल, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि के जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एम्बेड करेगा, तो इसका फॉर्मूला 2 इंटू एन का स्क्वायर, और n क्या है, 1 है, n मतलब ये फर्स्ट शेल है, तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2, मतलब कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर होल स्क्वायर, इसमें n जो है वो क्या है, 2 है, तो दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। थर्ड शेल में कितने हो सकते हैं, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, सो दिस इज अबाउट समवॉट, इधर देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ जो पीरियड्स हैं, दे हैव 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, ओके। तो अपन इस तरीके से अपन देखते हैं आउटर शेल में कितने क्या भरे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे। के शेल, एल एम एन शेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम में कितने होंगे, अब एम में आप बोलोगे कि वो फॉर्मूले के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, एम में कितने होने चाहिए इन टोटल, अगर हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू 9, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना 18 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पर क्या होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, इधर 80 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये आप बाद में पढ़ोगे, जब आप 11th-12th में जाओगे ना तब आप पढ़ोगे, बिकॉज इट डिपेंड्स कि यहाँ पर है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियर जो इसका अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का, तो वो क्या करता है, इसको और ज़्यादा पास में करता है, टू अचीव इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो n है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स वो एम्बेड करता है, बट नॉट इन द m शेल, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल क्लियर अबाउट शेल्स, कि ये कौन से शेल में कितने क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके। अब अपन बात करते हैं कि हम अब गिनेंगे कि फ्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ना, को कैसे ब्रेक करेंगे 17 को। अब जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये हो गई के शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे उससे डिनोट करती हूँ, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फिर आपकी एक और शेल आ गई, दिस इज एल शेल। अभी कितने बचे, 17 माइनस 2 कितना होता है, 15, तो ये कितना हो गया,
इसमें कितने आएंगे, 8 आएंगे, अपन ने पढ़ा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 एंड 8 + 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी फिल्ड। अब 17 - 10 कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब हमें सिर्फ एक और शेल बनाना है, क्या बनाना है, एक और शेल बनाना है, दैट इज KL M शेल, M शेल, ओके। सो अब हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें, हमारे पास कितने 7 बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने 1 2 3 4 5 6 और एक और 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिया। अब यहाँ पर किसकी जगह बची है, किसकी जगह बची है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह बची है। अब एक बात बताओ, अब एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव इट्स नोबल गैस। नोबल गैस जो होता है ना 18, उसमें क्या होता है, कंप्लीट, ये पूरा है ना यहाँ भी भरा हुआ रहता है, नोबल गैस में पूरे शेल्स भरे हुए रहते हैं, और ये सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि इसने अपना जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, एक मतलब इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम है, तो जितने इसके शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो उतने सब हैं। अब जैसे अपन हीलियम का देखते हैं, इसमें 18 है और इसमें 17 था, तो ये 18, मतलब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो ये एक इधर आ गया। तो अब आप समझ गए कि इसका स्टेबल है। तो हर इलेक्ट्रॉन या हर मेटल क्या चाहेगा, टू अचीव दैट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर जो भी आदमी है वो पीस चाहता है अपनी लाइफ में, जैसे कि नोबल गैस के पास पीस है, इसलिए हम उसे नोबल गैस बोलते हैं, क्योंकि उसके पास पीस है। वो मिलता भी आपको बहुत कम एकदम एटमॉस्फेरिक जगह पर मिलेगा, उसको ज़्यादा हाई हुल्ला नहीं करेगा। तो हर सेल चाहेगी कि उसके पास वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, वो पहुंचे। तो अब एक बात बताओ, और कम एनर्जी में पहुंचे। अब एक बात बताओ, 17 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है? एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किससे ले सकता है, मेटल से ले सकता है। किससे लेगा वो, मेटल से लेगा। क्यों, अब देखो इस मेटल के बारे में देखो, लिथियम से देखो, लिथियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है। अब इसका अपन शेल बनाओ, इसकी शेल बनती है कैसे, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल। अब ये देखो इसमें कितने हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अपन ने करा 1 2, के शेल में भर गए, और एल शेल में अपन को पता है कि कितने भरेंगे, 8, पर ये एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन ये देकर क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या अचीव कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन देकर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर क्या अचीव कर लेगा, पूरे उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो क्या अचीव कर लेगा, नोबल गैस। तो ये तो अच्छा फ़ायदा है ना, और इनको कम एनर्जी लगती है ये करने में, तो इनको कम एनर्जी लगती है, इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना लिथियम, इसको हम बोलेंगे कि लिथियम जो है मेटल है, और ये इलेक्ट्रॉन देता है, ही इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ठीक है। ये दानवीर है, मेटल क्या है, दानवीर है, ठीक है। तो ये वीर जो है दे आर पॉजिटिव्स, वीर्स आर पॉजिटिव्स, ठीक है। बट ये इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन, चाहे तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स दे के नोबल गैस अचीव कर सकता है, पर नहीं, इसको ग्रीड है। क्या है, इसको ग्रीड है, इसको एनर्जी भी बचानी है अपनी, और नोबल गैस भी इसको अचीव करना है, तो ये ग्रीडी है, लालची है, और जो लालची होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर ये और नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे ले रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है दानवीर है, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जितने मेटल्स होते हैं वो दानवीर होते हैं, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि वो लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं वो टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, ये एक कॉन्सेप्ट है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज वैलेंसी कॉन्सेप्ट, ओके। वैलेंसी कॉन्सेप्ट, और मैं आपको बता देती हूँ बुक में कि मैंने देखो पीपीटी प्रिपेयर इसलिए नहीं करी थी ताकि मैं आपको इसी में से पढ़ा दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो ये आप अगर आप जाके पढ़ोगे ना, कि ये वाला पैरा आप पढ़ो,
और ये वाला पढ़ो और ये वाला पढ़ो। सो दिस इज ऑल सेम। और ये जो वैलेंसी आप पढ़ोगे ना, तो ये भी सेम ही है वैलेंसी। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। अब हमें एक एटॉमिक साइज पढ़ना है, ठीक है। एंड नॉन मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज बेटा मैंने पढ़ा दी है आपको। जैसे ये मेटल्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्यों? क्योंकि दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये दानवीर होते हैं। क्या है? दानवीर। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये लालची होते हैं, दे आर ग्रीडी, तो ये लेते हैं और ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं एटॉमिक साइज की। देखो एटॉमिक साइज की अपन बात करते हैं। अब जैसे ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है और ये आपका रहा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फर्स्ट शेल हो गई ये के, और ये एल शेल हो गई। यहाँ भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक बात बताओ, एक ये शेल है ना, और एक ये शेल है। आठ डाल दो इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैं गिन नहीं रही हूँ, बट ये 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये के एल एम एन। तो एक बात बताओ, न्यूक्लियस अपना फोर्स इधर ज़्यादा लगा सकता है या इधर ज़्यादा लगा सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा दूरी होती जाती है उतना कंट्रोल जो है वो कम होता जाता है। अब आप घर में हो तो आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल कर सकते हैं, और जैसे आप दूर चले जाते हो तो पेरेंट्स आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप फ़ोन पे बोल देते हो मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, उनको क्या पता आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पर घर पे हो तो पेरेंट्स देखते हैं आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो दिस इज कंट्रोलिंग नेचर। तो न्यूक्लियस से जितने ज़्यादा शेल्स होते जाते हैं उतना क्या होता जाता है? एटॉमिक साइज जितनी ज़्यादा बढ़ती एटॉमिक साइज मतलब क्या होता है? एटॉमिक साइज मतलब होता है कि न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस के सेंटर से, पूरा यहां से नहीं, रेडियस। तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक साइज बोलते हैं। तो जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतनी ज़्यादा एटॉमिक साइज होगी, और जितनी ज़्यादा एटॉमिक साइज होगी उतना ज़्यादा न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाएगी, उतना ज़्यादा वीक बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड्स वीक होंगे और तोड़ने में आसानी होगी। और ये क्या होता है, अब जैसे आप नीचे 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 जाते जाओगे, जैसे 87 एटॉमिक नंबर है इसका, मतलब इतने प्रोटॉन्स हैं तो कितने सारी शेल्स होंगी, तो मतलब शेल्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं कि मैं डाउन द ग्रुप अगर जा रही हूं, तो क्या डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है? हाँ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं, आउटर शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है? लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन दानवीर होने की, या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी की, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने की या दानवीर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मम्मी होती है घर में तो क्या करते हैं, नहीं 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 ये मत दो ये मत दो, अरे क्या है अभी से करो। कबाड़े में भी अपन आसानी से अपना सामान पुराना नहीं निकाल सकते ना। पर अगर मम्मी नहीं होती है तो क्या करते हैं अपन, अरे यार ये मैं नहीं पहनता, ये भी दे दो ये भी दे दो ये भी, हम दानवीर बन जाते हैं। तो हम जितने ज़्यादा दूर होते हैं, जितना कंट्रोल नहीं होता है न्यूक्लियस का हमारे ऊपर, हम क्या होते जाते हैं? दानवीर होते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस देखो, अब मैं बताती हूँ एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस का ये कॉन्सेप्ट है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस है, इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपने आप को, ये इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। ये न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कम शेल होंगे तो ये क्या करेगी? इसे खींच के रखेगी। अगर कम बच्चे होंगे तो क्या होता है, मम्मी पापा का ध्यान सिर्फ वो एक दो बच्चों पे रहता है। पर अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या मम्मी पापा का ध्यान रह पाता है इतने सारे बच्चों पे? नहीं हो पाता इतने सारे बच्चों पे ध्यान। तो क्या होता है कि उनमें से एक दो बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अब जैसे ये न्यूक्लियस है, ऐसा ही सेम है। न्यूक्लियस ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? शेल पास आएंगी। तो क्या रेडियस कम होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि साइज कम हो रही है। और ये क्या होता है, कब होता है ये ऐसा? पीरियड में ऐसे जाते हो,
ऐसे जाते हो ना, जब आप ऐसे ट्रेवल करते हो तो क्या होता है, रेडियस कम होता है। अगर रेडियस कम, अच्छा एक बात और देखो, रेडियस कम हो रहा है, ठीक है, मतलब कि मम्मी पापा का कंट्रोल आ रहा है पूरा, तो क्या आप दानवीर बनोगे? नहीं बनोगे। तो आप क्या बनोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब आप ग्रीडी बन जाओगे। आप क्या करोगे, नहीं दोगे आप अपना सामान इजीली। ओके, अपने दिल से मत लगाना, ये समझाने के लिए ट्रिक है, ठीक है। एटॉमिक साइज मैंने बताया कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आप दूर होते जाते हो, मम्मी पापा का कंट्रोल दूर होता जाता है आपसे, तो आप क्या हो जाते हो, दानवीर हो जाते हो, और रेडियस भी आपका नीचे जाते हो तो बढ़ता है। एट द एंड आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी है, बस ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें लास्ट में इन्होंने क्या बोला, जो ट्रेंड मैंने अभी आपको बताया, वैलेंसी, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी दानवीर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज ग्रीडी लालची, तो ये जो मैंने चीज़ें बताई ये क्यों हेल्पफुल होती है मेटल नॉन मेटल्स में, ताकि उनके ऑक्साइड्स का नेचर हमें पता चल सके। अगर कोई भी ऑक्साइड अगर मेटल बनाता है, सो दैट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो बेसिक बनाएगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या बनाएगा, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के जितने अधिकतर होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ओके, तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एंड मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें मैं ये क्वेश्चंस एक बार देख लेती हूँ, बाकी जितने भी ये नीचे दे रखे हैं ना एक्सरसाइज, यू हैव टू सॉल्व इट। और सच में अगर आपने ये लेक्चर बहुत अच्छे ध्यान से समझा होगा या पढ़ा होगा ना, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब इसमें ये बोला है कि हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनॉमलीज ऑफ द मेंडलीव। मेंडलीव की फर्स्ट एनॉमली क्या थी, हाइड्रोजन को उसने जगह नहीं दी थी। सेकेंड एनॉमली क्या थी, आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें कैसे काउंटरफिट करी, आपने एटॉमिक साइज ही नहीं लिया, आपने क्या ले लिया, डायरेक्ट नंबर ले लिया। आइसोटोप मतलब एटॉमिक मासेस में डिफरेंस होना, जैसे क्लोराइड का 35, क्लोराइड का 37, तो ये क्या है, ये एटॉमिक उसका मास है, आपने पर एटॉमिक नंबर लिया है इसमें, ठीक है, आपने उसे काउंटर कर दिया। हाइड्रोजन को आपने अलग ही दे दिया बिल्कुल। अब दो एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जहाँ है ना, बेटा मांगे कार, ठीक है, स्कूटर बाप रोए, तो ये जो अपनी थी ना, ये तो मैग्नीशियम के जो ग्रुप में जो सेम होंगे वो सेम प्रॉपर्टी देंगे। तो बेरिलियम, कैल्शियम, इसमें तो दो ही पूछे, आप पूरी उसको बता देना, बेटा मांगे का स्कूटर बाप। अब थ्री एलिमेंट्स ऐसे नाम बताओ जिनके एक इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये दानवीर ही होगा जिसके एक इलेक्ट्रॉन है ना, दानवीर। तो ये क्या है, हाली ना, तो हाइड्रोजन भी है, लिथियम भी है, और सोडियम ना खी, रब से फरियाद, तो ये अपन ने इतने सारे बता दिए। टू एलिमेंट्स दैट हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बेरियम मैग्नीशियम हो गए। थ्री एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स, तो क्या था, ही नहीं आ रहा है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, और फिर उसके बाद क्या था, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, ठीक है, वो नहीं आ रहा, ही नॉट कमिंग, कैसे भी आप याद रख लो इसको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब पहले इसको देखो कि यार ये कहाँ है, हाल ही ना की, अच्छा ये एक ही ग्रुप में है। सारे मेटल्स हैं दैट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, पानी के साथ सब रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या सिमिलैरिटी है इनमें कुछ, हाँ, क्यों, क्योंकि इनके वैलेंस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इन सब के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देकर दानवीर बन जाते हैं। हीलियम अनरिएक्टिव गैस है, नियॉन गैस भी एक्सट्रीमली लो है। देखो हीलियम और नियॉन, ही नॉट, ही नहीं आ रहा, तो ये क्या है, नोबल गैस है। इनका, इनके आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर शेल कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरा कंप्लीट है ये, तो दे आर वेरी स्टेबल, तो उनको ज़रूरत नहीं है, सो दे आर वेरी अनरिएक्टिव। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में मेटल सिर्फ यही है, लिथियम और बेरिलियम।
By considering their position in periodic table, which of the following elements would you expect to have maximum metallic character? अब इसमें क्या है ना, गैलियम जो है ये मेटल है, जर्मेनियम जो है इट इज़ नॉट अ मेटल, इट इज़ मेटेलॉइड्स, ठीक है, आर्सेनिक और ये मेटेलॉइड है। सेलेनियम क्या है, नॉन मेटल है, और बेरिलियम क्या है, मेटल है। अब इन दोनों में से बेरिलियम इस साइड है और गैलियम नीचे साइड है, पर गैलियम की एटॉमिक जो रेडियस है या साइज है वो क्या है, ज़्यादा है देन बेरिलियम, तो ये क्या करेगा, बहुत दूर है माँ बाप से, तो ये ज़्यादा दानवीर होगा। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका, दिस इज गैलियम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका ये नॉन मेटल्स। अगर ये देखो ये बहुत ही इजी है, पीरियोडिक टेबल याद करो, हालिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कर, स्कूटर बाप रोए, कुछ नहीं, इसको पढ़ते रहो चिपका लो और निमोनिक के साथ याद करो, एंड दैट इज़ वेरी इजी। और जितने भी अंदर क्वेश्चंस है अगर वो सॉल्व करते रहोगे देन दैट दिस इज़ वेरी इजी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। और मैं एनसीईआरटी इसलिए लेके बैठी हूँ क्योंकि क्लास 10 में और केमिस्ट्री में मतलब बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी वगैरह ये आप खुद भी कर सकते हो, मेनली एक्टिविटी में आपको एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।